नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा ये अभी तक बीपीएससी के पिछले महीने में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के हिस्ट्री के जो सवाल हैं उसको कंपाइल करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंपाइल कर लेंगे इसमें और अच्छे से उसका प्रैक्टिस कर लेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। उससे पहले ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है बीपीएससी ने। आपको पता कि बीपीएससी अब काफ़ी एक्टिव हो गई है। जो भी कुछ भ्रम चल रहा होता है तुरंत से उसका खंडन कर दिया जाता है आयोग के द्वारा। तो देखिए, आपको मैंने 2-3 दिन पहले से ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चिंटू कोचिंग मास्टर हैं, यूट्यूबर हैं, कोचिंग मास्टर क्या ही बोले उनको, तो दिन भर यही सब चलाते रहते हैं, इन्हीं के नाम पर व्यूज़ बटोरते रहते हैं, अलग अलग वीडियो पोस्ट टेलीग्राम मैसेज फैलाते रहते कि डेट बढ़ेगा। मतलब क्या ही बोला जाए। तो उसी को लेकर के बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि कुछ कथित शिक्षक विशेषज्ञ कोचिंग संचालक दिनांक 13/9/2025 को आयोजित होने वाली 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि स्थगित होने संबंधी मनगढ़ंत भ्रामक सूचना फैला रहे हैं, जो कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसमें आयोग ने बोला है कि डेट पहले 2 माह पहले ही बताया जा चुका है और परीक्षा उसी तिथि को होगा, इसकी संपूर्ण संभावना है। उसने बोला है जिससे यह प्रतीत हो सकता है कि परीक्षा की तिथि विस्तारित की जा सकती है। ऐसा कोई भी उसको अभी तक साक्ष्य या रिपोर्ट नहीं मिला है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत या सूचना जारी नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत हो कि परीक्षा का तिथि आगे बढ़ेगा। मोरल इतना सारा इसका ये है कि भाई परीक्षा जो है वो अपने तिथि पर ही होगा और आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे और जो सही स्टूडेंट्स हैं वो कभी भ्रमित भी नहीं होते, वो ये सब सवाल भी नहीं पूछते हैं कि परीक्षा कब होगा कब नहीं। पता है सबको, जिस तिथि को होना है उसी तिथि को होगा। ये बीपीएससी के बच्चों का और आयोग के जो मास्टर हैं कुछ गिने चुने बीपीएससी के, उनका लक्षण बन गया है कि इस तरह की चीज़ें भ्रम फैलाना। अभी पेपर होने दीजिए, फिर नया भ्रम का तूफान उठेगा कि ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, है ना। तो उसको भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल में ये हिस्ट्री का कंपाइलेशन कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, और अलग अलग डीएसओ डीपीआरओ सिस्टम एनालिटिक्स, इसके अलावा एलओ जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। दांडी मार्च का 1932 में किया था, तो यह गलत हो जाएगा। कब किया था भाई? तो 1930 में 12 मार्च से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च से यात्रा शुरू की थी, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा भाई, पहला तो गलत ही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया, तो 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका केवल 1 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इनको शेरे पंजाब कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। इसका आंसर बी हो जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा, कौन सा भाषा यूज करते थे प्रवचन के लिए? गौतम बुद्ध जो हैं वो कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? तो संस्कृत और प्राकृत जो भाषा थी ना, ये उस समय के एलीट वर्ग की भाषा हुआ करती थी। जैसे आजकल के समय में हमारे जो कुलीन वर्ग हैं उनकी भाषा क्या है? तो इंग्लिश है। इंग्लिश कुलीन वर्ग की भाषा हो गई है। कई सारे क्षेत्र ऐसे मिलेंगे आपको, दिल्ली में भी मिलेगा, जो हिंदी भाषी राज्य के गढ़ में बसा हुआ है दिल्ली, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे। पता नहीं किस भाषा में बात कर रहे होते हैं और क्यों बात कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश कुलीन वर्ग की भाषा। उसी प्रकार से संस्कृत और प्राकृत जो है ये कुलीन वर्ग की भाषा थी। आज किसी को अगर प्रवचन देना होगा तो किस भाषा में प्रवचन देगा? इंग्लिश में देगा या हिंदी में देगा या लोकल लैंग्वेज में देगा? तो मुख्यतः हिंदी में देगा या फिर लोकल भाषा में देगा, जिससे सभी तक पहुँचे। तो उसी प्रकार से उसमें पाली भाषा हुआ करता था, जो आम लोगों की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, और इसी में महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों का लोगों को देते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला डीएसओ का सवाल है, जिसमें कि सिंधु जल संधि के बारे में, और जिस दिन मैंने डीएसओ का ये पेपर हल करवाया था बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि आप गलत बता रहे हैं। अब तो बीपीएससी ने भी इसका आंसर वही दिया है। यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में नहीं
कराची में इसका साइन किया गया था। तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम, सिंधु झेलम चिनाब, दरअसल में इस पर पानी का अधिकार जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन भारत को भी कुछ सीमित अधिकार दिए गए हैं। जैसे छोटे स्तर पर कृषि के लिए उपयोग कर सकता है भारत, बाढ़ प्रबंधन के लिए उपयोग कर सकता है, इसके अलावा भारत पनबिजली बनाने के लिए भी उपयोग कर सकता है। छोटे स्तर पर पानी के धार को, पानी की मात्रा को प्रभावित किए बिना, उस पर इम्पैक्ट डाले बिना भारत इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है कि इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। तो ये सही है भाई, भारत उत्पन्न कर सकता है जल विद्युत, हाँ मेगा डैम नहीं बना सकता है और इसके जल को बाधित नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। रन ऑफ द रिवर डैम जो होते हैं वो बनाए जा सकते हैं जिसमें नदी की जल को बाधित नहीं किया जा सकता है, बहते हुए जल का उपयोग करके बिजली बना लिया जाता है, इसको रन ऑफ द रिवर डैम कहते हैं। सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के एक आयुक्त होंगे। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा तीसरा सही दिया। सिंधु जल समझौता को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है इस बार प्रीलिम एग्जाम में। और सिंधु नदी के साथ साथ जो सप्त नदियाँ हैं, जो भी सातों नदियाँ हैं, उन सभी को भी एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा। उन सभी का उद्गम कहाँ पर मिलती है, कितना लंबाई है, ऊपर से नीचे क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है, कहाँ से कौन सा ओरिजिनेट हो रही है, कौन सा हिमालय के पीछे भाग से बह करके आ रही हैं, कौन सा किस राज्य में बह रही हैं। मैं सत्यनारायण कथा नहीं बता रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से एक चैप्टर है यह इस बार का, इसलिए पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से सवाल दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, निम्न से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा असफ अली, इसका आंसर बी हो जाएगा। अरुणा असफ अली संविधान सभा में शामिल नहीं थी, बाकी राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, ये सभी शामिल थे। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मार्करेन है, बेगम एजाज है, रसूल है, दक्षायनी वेलासुधन है, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज, बहुत सारे हैं, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिया बनर्जी। इसी प्रकार से राजकुमारी अमृत कौर हैं, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी हैं और विजया लक्ष्मी पंडित हैं। और असफ अली इनमें शामिल नहीं थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 पूछा गया या कितनी बार? अंतिम बैठक भी पूछा गया, 24 जनवरी को हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नियम से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे पूछा जा रहा है? तो वीटी कृष्णमाचारी, इसका आंसर दिया गया बीपीएससी के द्वारा, वीटी कृष्णमाचारी इसका आंसर हो जाएगा। टीटी कृष्णमाचारी साहब थे, वीटी साहब नहीं थे। टीटी कृष्णमाचारी जो थे, वीटी कृष्णमाचारी भारतीय संविधान सभा के सदस्य तो रहे हैं, लेकिन यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। टीटी कृष्णमाचारी थे जिन्होंने डीपी खेतान के निधन के बाद जनवरी 1948 में प्रारूप समिति की सदस्यता ग्रहण की थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित काल आयोग को कालक्रम हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। दरअसल में ब्रिटिश काल में मानव जनित अकाल बहुत सारे पड़े भारत में, क्योंकि मुगल पीरियड तक ये था कि भाई वन जो होते थे वो सामूहिक होता था, जल जो होते थे पीने के स्रोत वो सामूहिक होता था, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता था, और कैश क्रॉप उपजाने के लिए उनको विवश भी नहीं किया जाता था। तो मैन मेड जो अकाल बहुत सारे पड़े, तो उन अकालों से निपटने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां भी बनानी पड़ी, जिसको फैमिन आयोग भी कहते हैं हम लोग। तो ये समितियों को कालक्रम लगाने को दिया गया है। शानदार सवाल है यह। अगर इस स्तर का सवाल 71 बीपीएससी में पूछा जाता है तो पेपर कठिन हो जाएगा। इनफैक्ट यूपीएससी में भी अगर पूछा जाए तो भी कठिन लगता है, क्योंकि हम आयोग को तो पढ़ते हैं लेकिन कालक्रम इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते हम लोग। तो ध्यान से इसको कीजिएगा। देखिए, इसमें कैंपबेल जो आयोग है ये 1966 बंगाल के फैमिन के कारण से यह गठित किया गया था। जो लॉयल आयोग है ये 1896 के आसपास, 1896-97 में है। स्ट्रेची आयोग जो है 1880 है, ये तो लॉर्ड लिट्टन के समय में गठित किया गया था। याद होगा दिल्ली दरबार का भी इसने आयोजन किया था जब भारत मकाल पड़ा हुआ था, तो 1880 हो जाएगा। मैकडोनल्ड कमीशन जो है ये 1901 में गठित किया गया है, और माना जाता है कि उस समय का काल में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। पूरे भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। इससे भीषण अकाल मृत्यु पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं हुई है जितने भारत के गुलामी के दिनों में हुआ है।
इसका आंसर ए हो जाएगा बंधुओं, DBCA इसका आंसर हो जाएगा, DBCA इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं और मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ जब कांग्रेस का गठन होता है तो जो पहले के उसके अधिवेशन है वो ध्यान से देखिएगा मद्रास में होता है। प्रमुख जो भारत के महानगर थे, मुंबई से शुरू होता है, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इसी प्रकार से प्रमुख महानगरों में इसके जो होते थे सम्मेलन वो आयोजित किया जा रहा था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन तो सर सैयद अहमद खान जी का नाम आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा 72 का। अगला है कि भाग जतिन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक हैं। 71 बीपीएससी देने अगर आप जा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक एग्जाम में भी बीपीएससी का क्वेश्चन जब हल कर रहे हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ करके हल कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और लिखा रहता है, हिंदी में कुछ और लिखा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा वे जुगांतर, जुगांतर नहीं है, जुगांतर क्रांतिकारी ग्रुप से जुड़े हुए थे। 1915 में बालासोर और ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे और यह काफ़ी बड़े रिवॉल्यूशनरी माने जाते बंगाल के क्षेत्र के। बाघा जतिन लिखा जाता है, इनको भागा जतिन कहीं नहीं लिखा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध के अंत के पश्चात से जो घायल सैनिक आए उनके साथ ही यह बीमारी भारत पहुंचा था, वो मुंबई पहुंचा था सबसे पहले, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। अगले 79 नंबर सवाल पर चलते हैं। इधर भी तो सवाल थे, सही है। 79 पर चलते हैं। यहाँ पर मैच करना है आपको नाम वगैरह इनका, और यह हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक जैसा ही होगा। मूल शंकर तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम था, जिन्होंने आर्य समाज गठित की। सत्यार्थ प्रकाश है, 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का गठन किया है। नरेंद्रनाथ दत्त तो ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। गदाधर चट्टोपाध्याय तो ये रामकृष्ण परमहंस जी का नाम है, रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु हुए हैं उनका नाम है। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल तो ये भगिनी निवेदिता का नाम है, सिस्टर निवेदिता का नाम है, जो बाद में हिटलर के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले सवाल पर, 80 नंबर पर। उधर भी सवाल है, इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। ये रहा 74 नंबर सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ पर लागू किया गया? देखिए, दरअसल भारत में जो भू राजस्व है उसको लेकर के बहुत सारे एक्ट लागू किए गए, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से लागू किया गया उस समय यह कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया भू राजस्व, जिसको अस्थाई बंदोबस्त। इसके अलावा दूसरा नाम है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। और यह ख़त्म कब हुआ है? तो आज़ादी के पश्चात 1955 में इसको ख़त्म किया गया है। ये भी याद रख सकते हैं आप, इतने वर्षों तक चलता रहा है। इसके अलावा इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग इसके नाम हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी था, बहुत ज़्यादा शोषणकारी था, क्योंकि इसमें त्रिस्तरीय हो जाता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये बोलती थी कि हमें इस ज़मीन के टुकड़े से 100 रुपये चाहिए ही चाहिए। ये ज़मींदार का काम होता था कि 100 रुपये वो वसूल के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे। अब वो 100 की जगह 150 वसूले या दूसरे वसूले, जो भी एक्स्ट्रा है वो उसका जाएगा। ये सारा बोझ किसके ऊपर पड़ता था? तो किसानों के ऊपर पड़ता था, जिसके कारण से किसानों का बहुत ही ज़्यादा शोषण होता था। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसको सबसे पहले जो है वो भारत के पूर्वी भागों में लागू किया गया था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक का उत्तरी भाग था, लघु रूप से वहाँ पर लागू किया गया था। इसको ये याद रख सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर, सैंधव नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो यह बिहार था, अपना बिहार था। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह जी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1868 में बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। इमदाद अली जी के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्लेमिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा था? मार्लेमिंटो सुधार बोले तो 1909 का एक्ट जो है ये कहा जाता है।
जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। मुस्लिम नेता के लिए मुस्लिम जनता ही वोट करेंगे, इसकी शुरुआत यहाँ से की गई है। तो भारत के एकमात्र हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो मिंटो को भारत का विभाजक मूल रूप से मानते हैं कि मिंटो ही था जिसने विभाजन का बीज बोया भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल जिन्ना नहीं वरन मिंटो, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझे ये बता सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी की सबसे फेमस किताब का क्या नाम है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है? आप मुझे उसके बारे में बताएं, क्योंकि यह सवाल पूछा जाता है। 81 नंबर पर चलते हैं। हंटर आयोग और अलग अलग आयोग के बारे में है, और यकीन मानिए इस सवाल का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, शानदार है सवाल। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके आ जाएंगे, और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा यह सवाल। 1882 के हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूल के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार की सिफारिश की। हंटर आयोग ने, आपको पता है कि वुड डिस्पैच जो गठित हुआ था डलहौजी के समय में, उसने भी वुमेन एजुकेशन के लिए भारत में बोला था कि भारत में वुमेन एजुकेशन होना चाहिए। हंटर आयोग ने भी बोला। तो महिला अधिकार, महिला शिक्षा को लेकर के, अधिकार नहीं महिला शिक्षा को लेकर के सभी आयोगों ने रिकमेंड किया था। जो एजुकेशन के लिए बने थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। धोधो केशव कर्वे, ये महिला सुधार के लिए जाने जाते हैं, वुमेन सुधार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने उच्च जाति की हिंदू विधवाओं के शिक्षा के खिलाफ थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई समाज का सुधारक हो वो बोले कि उच्च जाति की महिलाओं को शिक्षा मत दो, केवल निचली जाति की महिलाओं को शिक्षा दो? ऐसा हो सकता है क्या? पूछा है कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये कतई असत्य है। वो किसी के शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, सभी वर्ग की महिलाओं के एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी, समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। उत्तर भारत का आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। तो ये सभी स्टेटमेंट, सभी कथन यहाँ पर सही हैं, यहाँ पर बी गलत हो जाएगा। एग्जाम में जब जाएं आप 71 बीपीएससी में, इस प्रकार के सवालों को देख करके घबराएं नहीं। आपके हाथों में कलम होता है, एक एक लाइन, एक एक शब्द को पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, और जहाँ पर आपके कॉमन सेंस को वो चीज़ क्लिक नहीं कर रहा है उसको घेर दें या उसको निशान लगा दें। बड़े सवाल में ट्रिक होते हैं और वो आसानी से चुटकी बजाते ही हल हो जाते हैं कई बार। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ के फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ये फैक्ट्स तो आपने पढ़े ही होंगे। क्या आपको नहीं पता था कि मूल शंकर नाम था भाई दयानंद सरस्वती जी का? पता होगा। मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है ये कि क्वेश्चन के पैटर्न को किस प्रकार से टैकल किया जाता है। ठीक है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 82 नंबर। ये 81 था ना? हाँ, 82 नंबर है। निम्न से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? ध्यान से पढ़िए इस सवाल को, क्या लिखा गया है। निम्न से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी? भाई ऑफिशियल तौर पर कह दिया गया था कि अब ये आंदोलन शुरू हो रहा है। ये कॉज है, ये भी कॉज है, ये तो अंत होता है इस कांड का। ये दोनों कॉज हैं, ये कारण है इस आंदोलन के, कारण है ना कि औपचारिक शुरुआत है। इन दोनों कारणों के कारण से 1920 में नागपुर में विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है, जिसके पश्चात से महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। जो ऑफिशियल तौर पर शुरुआत हुई थी वो नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात से शुरुआत हुई थी। ये जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर पर चलते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ये यूपीएससी PYQ है। पिछली बार शायद DSO में जब हल करवा तो मैंने इसका आंसर शायद गलती से कुछ और बोल दिया था। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा पर कब्जा कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया गया। इसका आंसर 2 और 3 दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा।
सहमति आयु अधिनियम 1891, जिसको कहा जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो 1891 है, उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका पहला है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की थी विधान। अगला है कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। नहीं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था 1892 ईस्वी का, इसका 1891 ईस्वी का, इसका बाल गंगाधर तिलक और उनके नेतृत्व में कुछ और नेताओं के द्वारा विरोध किया गया था। तो ये दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। दरअसल में था क्या, मैं बता देता हूँ आपको। तो इस अधिनियम में था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना। इससे यौन संबंध बनाने के लिए लड़की की सहमति आयु को 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। विवाह के पश्चात भी संबंध बनाने की आयु को बढ़ा दिया गया था। ये इसका मुख्य कारण था, जिसका बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसलिए विरोध किया था। कई सारे लोग बोलते कि इन्होंने विरोध क्यों किया था, बिना पढ़े बोल देते हैं। इन्होंने बोला था कि हमारे समाज की अच्छाई बुराई पर हमें ही हक है कि हम एक्ट बनाएं, हम कानून बनाएं। ये बाहर से आए हुए अंग्रेज लोग हमारे लिए कानून नहीं बना सकते हैं। इस आधार पर इन्होंने विरोध किया। इन्होंने ये भी बोला कि निश्चित तौर पर सुधार होना चाहिए, लेकिन वो सुधार कोई बाहरी नहीं करेगा, बल्कि समाज के भीतर से सुधार होना चाहिए। हम अपने अंदर सुधार करेंगे, हम इनके एक्ट को, हम इनके कानून को नहीं मानेंगे। तो इस स्तर पर उन्होंने विरोध किया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का यही पृष्ठभूमि है। इसके पृष्ठभूमि में एक नाम भी आता है, बहुत चर्चित नाम है, फुलमोनी दासी। फुलमोनी दासी, इस बच्ची का विवाह कर दिया गया एक अधेड़ उम्र के आदमी से। 11 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया था, विवाह के पश्चात संबंधों के कारण से। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारा समाज कितना दूषित था उस समय। तो इसके कारण से बहराम जी मालावारी और समाज के अग्रगण्य लोगों ने इस चीज़ को उठाया कि बाल विवाह नहीं रोक सकते, कम से कम एज ऑफ कंसेंट एक्ट ही बना दो, जिससे कुछ तो राहत मिले। नहीं तो ये तो खा जाएंगे बच्चियों को। अपने ही लोग खा रहे थे, ये तो अंग्रेज़ नहीं था जिसने शादी की थी, है ना। तो अपने समाज में भी गंदगी बहुत सारी थी उस समय में। अगला सवाल देखिए क्या है, 86 नंबर है कि वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन के लिए जिम्मेदार था। तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर का नाम आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्न से किस स्थान पर हुई थी। तो यह मोतिहारी में हुई थी। मोतिहारी में इसका आंसर बी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था। उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। इन्होंने बोला कि हम वार्षिक रूप से आपको कर देते रहेंगे, आप हमें हमारा क्षेत्र रहने दीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है 90 नंबर सवाल कि निम्न से कौन सा सही मेल नहीं है। कृषक प्रजा पार्टी जो है, कृषक प्रजा पार्टी, ये फजलुल हक का था, अब्दुल हक नहीं है। तो पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान जी का था। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये 1929 में आयोजित हुआ था और अल्लाह बख्श जी के द्वारा आयोजित किया गया था। और इन्होंने सिरे से पाकिस्तान की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की मांग नहीं कर रहा है। ये कुछ नेता हैं जो डिवाइड एंड रूल के आधार पर, अंग्रेज़ों के बहकावे के आधार पर पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो अल्लाह बख्श जी को इसी के लिए जाना जाता है। खकसार पार्टी अल्लामा मकसिरी, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो 91 का आंसर हो जाएगा। या आरसी दत्त साहब हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया। मतलब इंडिगो के जो प्लांटर्स थे उनकी निंदा की। तो यह हिंदू पेट्रोइट है हरिश्चंद्र मुखर्जी जी का, जिसमें उन्होंने कड़ी निंदा की है। बलबन से कौन सा संबंधित नहीं है। तो मामलूक वंश से था। यह चहलगामी तुर्क का पहले मेंबर था, बाद में इसको ख़त्म कर दिया उसने। रक्त और लौह की नीति बिल्कुल है। बंगाल विद्रोह को दबाने के पश्चात से उसने रक्त और लौह की नीति को और ज़्यादा बढ़ावा दिया कि भाई अगर विद्रोह करोगे तो खून की नदियां बहा देंगे, इस प्रकार की नीति थी। इसको कभी डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। और यूपीएससी मेंस ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं, आपके तो मेंस में है ही नहीं है।
रक्त और लौह की नीति बहुत कठोर नीति मानी जाती है विद्रोह को दबाने के लिए। हालांकि ये नीति बाद में भारत के काम भी आती है, क्योंकि बलबन पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने मंगोलों से आक्रमण लेने के लिए डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग अप्रोच अपनाया। सीमावर्ती इलाकों में दुर्ग बनाए, सैनिकों को ऐसे तैयार किया, देश के अंदर के सारे विद्रोह दबाए और सैन्य विभाग की स्थापना करते हुए खुद को तैयार किया कि अब मंगोलों से लड़ेंगे अब हम उनसे भागेंगे नहीं। तो ये इसकी नीति थी, जिसके चक्कर में इसका एक पुत्र भी मारा जाता है मंगोलों से लड़ते हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूंजी का हस्तांतरण। ये मोहम्मद बिन तुगलक की नीति थी, यह बलबन से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी याद रख लीजिए, कई बार ये भी पूछ लेता है कि मंगोलों से लड़ते समय उसका कौन सा पुत्र मारा गया था। तो उसका नाम था मोहम्मद खान नाम था, बस यही नाम था, शाहजादा मोहम्मद या मोहम्मद खान नाम था। कई इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन जो था वो खुद को कठोर दिखाने के लिए किसी के सामने रोता नहीं था, लेकिन अकेले जाकर के रोता रहता था पुत्र के शोक। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस स्थान से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? दरअसल में ये मानते हैं इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि ये जो था ये बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड था। एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड था, यह धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से मिला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। हालांकि 94 नंबर करना था हमें। मुगल काल निम्न से कौन सा शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो मीर सामान इसको बोलते थे, मीर सामान इसको बोलते थे। मीर बख्श तो सैन्य विभाग से संबंधित हो गया। दीवाने खालसा क्या हो गया? तो सरकारी भूमि राजस्व को देखरेख करता था, मुख्य रूप से सरकारी भूमि से आने वाले राजस्व। ठीक है। वकील मुतलक, तो ये मुगल सल्तनत में बहुत बड़े स्तर का अधिकारी होता था, मंत्री होता था। निम्न से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी के बारे में सही नहीं है? उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था, पहला ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उन्हें सशर्त या मशरुत मनसब दिया जा सकता था, उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी, उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे। यहाँ पर बी सी डी सही दिया हुआ है। शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार में अर्थात 47 राज्य में, छोटे छोटे राज्य में बांट दिया गया था। चीफ सिकदार कानून और व्यवस्था, चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए थे। इनको कहा जाता सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफिरान। इस प्रकार से इसके नाम रखे गए थे इन दोनों अधिकारियों के, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफिरान, इस प्रकार से नाम रखा गया था। प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन के साथ बहुत खेल रहा है बीपीएससी इस बार। अगला सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। निम्न से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? रॉक कट मंदिर वास्तुकला, रॉक कट अर्थात एकास्म, पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम नाम था इनका, कृष्ण प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये दुनिया का सबसे अद्भुत मंदिर है, पूरे पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया है। और इसका निर्माण सामान्य तौर पर नीचे से ऊपर की तरफ से होता है। किसी भी चीज़ का सबसे पहले बेस बनता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ में किया गया है, पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ में काटा गया है। सोचिए क्या इंजीनियरिंग रही होगी, क्या तकनीक रहा होगा कि भाई पत्थर काट करके इतना अद्भुत मंदिर बनाया उन्होंने। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त परम भागवत कहा गया है? तो यह इलाहाबाद स्तंभ लेख है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, ऋग्वेद में नदी स्तुति निम्न से किस नदी का उल्लेख है? तो गंगा, यमुना, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश, इंग्लिश में भी इसको यही कहा गया है, देव निर्मित देश, देवताओं के द्वारा बनाया गया देश का अर्थ क्या होता था? सप्त सैंधव क्षेत्र, हप्त हिंद्रू क्षेत्र, हप्त हिंद्रू इसको कहा है उन्होंने, और दक्कन के दक्षिण का क्षेत्र। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न से कौन सा अधिकारी व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको पन्याध्यक्ष कहा गया है। इसका आंसर शमशाध्यक्ष भी हो जाएगा, शुल्काध्यक्ष भी। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं वो जुड़े हुए थे व्यापार वाणिज्य से। व्यापार वाणिज्य, पन्याध्यक्ष जो अधिकारी व्यापारी का प्रभार था, व्यापार का प्रभारी था यह, और वस्तुओं खरीद बिक्री को नियंत्रित करता था, पन्याध्यक्ष इसको कहा। शमशाध्यक्ष क्या करता था?
तो ये जो है उसका काम बाजारों का प्रबंधन करना, कीमतों को नियंत्रित करने का इसका काम होता था। तो समसाध्यक्ष वो हो गया। और शुल्काध्यक्ष जो है ये अधिकारी शुल्कों का प्रभारी होता था, कस्टम एंड टोल्स को देखता था। तो इसको भी हम मानेंगे कि ये भी व्यापार से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सबसे सही आंसर डी होना चाहिए। इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि हाँ, स्थाविरविद हीनयान का अन्य संप्रदाय था स्थाविरवादी, और उसके बाद से कनिष्क ने स्थाविरवादियों के संरक्षण दिया। स्थाविरवादी बंगाल क्षेत्र में अधिक प्रचलित थे, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 53 का जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वो तो दिया है डी। लेकिन कनिष्क ने महायानियों को संरक्षण दिया था, हीनयानों को तो संरक्षण नहीं दिया था उसने। हाँ, ये जरूर है कि बौद्धों को संरक्षण दिया था, तो हो सकता है कि उसने सभी प्रकार के बौद्धों को दिया था। बीपीएससी ने इसको सही माना है। और बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रचलित नहीं थे, मुख्य रूप से तो दक्षिण पूर्व एशिया में थे, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी स्रोत में मिलता है कि बंगाल में भी स्थाविरवादी संप्रदाय प्रचलित थे। तो इसका आंसर ए बी सी यानी कि डी दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन सही है? अलबरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे। इसको इंग्लिश में भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अलबरूनी सूफी थ्योरीज वेयर सिमिलर टू दोज इन पतंजलि योग सूत्रा। यहाँ पर दिया हुआ है अलबरूनी जो था उसने श्रृंगेरी को विजिट किया था। अलबरूनी जो था उसने मोहम्मद गौरी के साथ आया था। क्या वो मोर देन वन ऑफ द अबव इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। श्रृंगेरी तो कर्नाटक में हो गया, यहाँ पर अलबरूनी के जाने का कोई साक्ष्य नहीं है, और यह गजनबी के साथ आया था ना कि गौरी के साथ, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, देवता निर्मित देशा ये ऋग्वेद वर्णित है और हप्त हिंदुर इसको कहा जाता है। ये कठिन सवाल था यह। इस प्रकार से अगले सवाल पर चलते हैं। सीपीआई का गठन कहाँ पर हुआ था? तो यह कानपुर में हुआ था। कानपुर को कम्युनिस्टों कैपिटल कहा जाता था, 1925 में हुआ था। सिंगारवेलु चेट्टियार, सत्यभक्त इत्यादि वगैरह का नाम आता है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। एसबी घाटे हैं, जेपी बगरहट्टा है, ये सब अलग अलग नाम है उस समय कम्युनिस्ट लीडर के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद जी उस समय बने थे। अगला है कि बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय, बिहार का जो एक सदनीय विधानमंडल है वो द्विसदनीय जो बन गया उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कब बना है? तो 1919 ईस्वी में बना है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1925 में किया गया था। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1929 और 1936 हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन हो जाएगा और लाहौर अधिवेशन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी से जुड़ा हुआ था? तो जोगेश चंद्र चटर्जी हो जाएगा। जोगेश चटर्जी इनका नाम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जुड़ा हुआ था? HSRA नहीं जुड़ा हुआ था। HSRA बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जो गठित करते उसमें सोशलिस्ट लगा देते हैं, HRA में सोशलिस्ट लगा देते हैं वो लोग। बारदौली नो टैक्स आंदोलन 1928 में चलाया गया था। सरदार पटेल इसके प्रमुख लीडर बने थे, यहीं पर उनको सरदार की उपाधि मिली थी बारदौली के महिलाओं से। संविधान सभा का अंतिम सत्र, अंतिम बार कब इसका सेशन हुआ था भाई संविधान सभा का? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। गढ़ा कटंगा गोंडों का साम्राज्य था। गोंडों का, हालांकि कछवाहा राजपूतों का भी आता है नाम, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से गोंडों का था। कायस्थ एक जाति है। कायस्थ जाति जो है गुप्तों के दौरान ये जाति उभरती है। मुंशी और सचिवों का काम करती है। लेखन का काम मुख्य रूप से करते थे कायस्थ लोग। केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 31 का आंसर बी हो जाएगा। तो मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सवाल जितने भी थे वो सब आपको करवाए हैं। कुछ और सवाल भी हैं उसको कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वही मैंने करवाए हैं और सारे अच्छे सवाल हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। निम्न से कौन सा एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या। पहला है अष्टाध्यायी, तो बिल्कुल संस्कृत का व्याकरण है, दुनिया का सबसे पहले व्याकरण है यह।
महाभाष्य तो ये संस्कृत में ही लिखा गया है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा है उसी का टीका है यह। प्राकृत प्रकाश, तो ये वर रुचि के द्वारा प्राकृत भाषा का व्याकरण है, प्राकृत भाषा का व्याकरण है, इसको भी याद रख सकते हैं। तोलकपियम, तो तोलकपियार के द्वारा तमिल भाषा का यह व्याकरण लिखा गया था, तो ये भी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। लोथल की विशिष्टतम विशेषता क्या है, तो जहाज बाने का स्थान था यह, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उसे क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है गुप्त राजाओं के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसको दीनार कहा जाता था। और यह टंका ये दिल्ली सल्तनत के दौरान जारी होता था, सिल्वर का, याद होगा अगर आपको। फिरोज तुगलक के शासनकाल में रजबा और उलुग खानी ये क्या था, ये नहरें थीं। रजबा जो है ये यमुना से लेकर के यमुना नदी से निकाला गया था हिसार के लिए, हिसार हरियाणा में जगह है उसके लिए। और उलग खानी जो है सतलज नदी से निकाला गया था, सतलज नदी से निकाला गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा ऐसा सुल्तान जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, खिलजी वंश का शासक, इसका आंसर डी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बाकी जितने अच्छे क्वेश्चंस थे सब मैंने करवा दिए हैं आपको। अच्छे क्वेश्चंस जो वाकई आपको रिवीजन करने चाहिए थे वो सारे करवा दिए। एक चीज़ और मैंने आपको बोला, फैक्ट्स के रिवीजन के साथ साथ पैटर्न को समझिए, दिमाग में डालिए इस चीज़ को, हाँ इस प्रकार के सवाल ही पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के सवाल दिखने में जितने ज़्यादा कठिन होते हैं वास्तविकता में उतने कठिन नहीं होते, अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए स्थिर मन के साथ। अभी तो रूम पर हैं तो बहुत स्थिर मन है, सही से बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में या रूम पर सुन रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा माहौल नहीं होता है। वहाँ पर 2 घंटा जो है चुटकी बजाते बीत जाता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। तो वैसी परिस्थिति में इसको अगर आप हल कर पाएंगे तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस आवश्यक होता है गुरु। बाकी भ्रामक खबरों से बचना है और आपका एडमिट कार्ड 5 तारीख तक आ जाएगा, 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक आ जाना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। तो उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें और पढ़ें और केवल पढ़ें, रिवीजन करें और रिवीजन करें, बस 2 ही चीज़ होता है निकालने का तरीका। अफवाहों से बचें, खुद भी बचें, दूसरे को भी बचाएं। बीपीएससी को बड़ा बड़ा नोटिस जारी करना पड़ता है, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी नोटिस जारी करता है बीपीएससी, है ना। तो धन्यवाद आप सभी का। एडमिट कार्ड के लिए बता दिया गया है कि जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एकीकृत के लिए परीक्षा के लिए समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, जिला परीक्षा केंद्र की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बस आप लोग आराम से पढ़ाई करें, आपका काम वही है। धन्यवाद।